Hello everyone, this is Bushra Khan. Welcome to Sama Podcast. Today we have Mr. Javed Farooqi, senior journalist from Sama TV. आपको बताते चलें कि इमरान खान ने फ़ौज को बराह रास्त मुज़ाकरात की पेशकश कर दी है. अब इसके पीछे क्या वजूहात है, क्या एजेंडा है, क्या कोई ये सियासी चाल है, सब जानते हैं. और इसके साथ साथ आपके साथ ये भी शेयर करेंगे कि आखिर इन मुज़ाकरात के बाद अगर मुज़ाकरात हो जाते हैं तो हुकूमत में क्या तब्दीली आएगी, क्या हुकूमत बिल्कुल तब्दीली हो जाएगी या नहीं, क्या कोई नया सेटअप आ जाएगा, ये भी जानते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कैसे हैं सर आप? जी मैं ठीक हूँ. सर, जैसे कि सब जानते हैं कि इमरान खान ने फ़ौज को बराह रास्त मुज़ाकरात की पेशकश की है. मैं ये जानना चाहूँगी कि इसके पीछे क्या एजेंडा है, क्या प्लानिंग्स है, और ये मुज़ाकरात अगर हुए तो किस तरह होंगे? देखिए, दो बातें हैं इस हवाले से कि इमरान खान जो इससे पहले कहते थे कि मैं किसी से बात नहीं करूँगा, बिल्कुल और रिजिड स्टांस था. हाँ, बहुत रिजिड था और इतनी सख्त गिर किस्म की उनकी पॉलिसी थी. उसमें अब ये बड़ी वाज़ेह तौर पर तब्दीली आई है. तो इसके पीछे दो बुनियादी तौर पर वजूहात जो हैं वो बयान की जाती हैं. एक तो ये है कि क्या इमरान खान डर गए हैं, क्योंकि ऐसी ख़बरें हैं कि शायद आज अब इमरान खान को जुडिशल कस्टडी से निकाल कर फ़ौज अपनी कस्टडी में रखना चाहती है. 9 मई के केसेस जो हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो फ़ौज ख़ुद करना चाहती है, क्योंकि इससे पहले भी जैसे कई मुल्ज़मान जो हैं वो फ़ौज ने उनकी ट्रायल उनकी फ़ौज ने ख़ुद ट्रायल उनका किया और मिलिट्री कोर्ट से उन्हें सज़ाएँ भी हुई. और एक ही दिन पहले जो आपने सुना भी, अखबारात में भी आया, टीवी चैनल्स पर भी ये प्रेस रिलीज़ भी जारी की गई कि ख़ुद फ़ौज ने अपने कुछ अफसरान जो कि साबिक़ अफसरान भी थे उनमें, उनका भी ट्रायल किया. उनका कोर्ट मार्शल किया और उन्हें सज़ाएँ दी, उम्र कैद की हद तक सज़ाएँ दी. और उनके जो मनसब थे, फ़ौजी मनसब थे, वो उनसे वापस ले लिए गए. आफ्टर रिटायरमेंट भी मनसब जो है वापस लिया जा सकता है, उससे तमाम राहत भी ख़त्म हो जाती हैं. सही. सो वहाँ पर एक मैसेज दिया गया वाज़ेह तौर पर कि 9 मई के हवाले से और मुसल्लह अफ़वाज और पाकिस्तान के हवाले से जो भी कोई नफ़रत के बीज बोएगा, कोई लोगों को उकसाने की कोशिश करेगा, इश्तिआल दिलाने की कोशिश करेगा, उसके ख़िलाफ़ पूरी कार्रवाई होगी. इस बात को लेकर ये बात कही जाती है कि अब अगर इमरान खान जो हैं उन्हें भी मिलिट्री कस्टडी में ले लिया जाता है तो एक तो यह है कि उनकी बहुत सी वो वाली जो आज़ादियाँ हैं जो इस जेल के अंदर, जेल में तो आज़ादी कोई नहीं होती वैसे, लेकिन इस जेल के अंदर कई जो फैसिलिटीज़ जो हैं, प्रोटोकॉल्स जो हैं, जो इंजॉय कर रहे हैं, वो वहाँ पर नहीं होंगे. वहाँ सबसे बड़ी बात तो ये कि हर हफ्ते जब वो अदालत में पेश होते हैं तो वहाँ पर उन्हें सहाफ़ी मिल जाते हैं, रिपोर्टर्स मिल जाते हैं, जिनके साथ वो गपशप लगाते हैं, उनके साथ ख़यालात का तबादला करते हैं. तो ये चीज़ें जो हैं उनके अज़ीज़ रिश्तेदार मिल जाते हैं. तो वहाँ पर ये सहूलियात नहीं होंगी और वो फिर वो बिल्कुल ही पार्टी से एक किस्म का उनका राब्ता जो है वो बिल्कुल कट जाएगा. तो वो एक सख्त किस्म की एक ट्रायल हो सकता है. एक तो ये कहा जा रहा है कि उसके खौफ से उनके यहाँ ये बात जो है ये सामने आई है कि ये अब फ़ौज से पॉलिसी जो है अब तब्दील करनी चाहिए. दूसरी वजह जो है वो कुछ बताने वाले बताते हैं कि वाकई फ़ौज के और पीटीआई के दरमियान कुछ लोग ऐसे हैं जो ब्रिज कर रहे हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी कुछ शख्सियात हैं जो राब्ता कर रही हैं इधर से, और ख़ान साहब के पास भी तो बेशुमार लोग हैं ऐसे. मतलब उनकी पार्टी है क्या, वो सारी की सारी पार्टी वही है ना जो फ़ौज ने ही बनाकर उन्हें दी थी. ठीक, जैसे पहले काफ लीग बनाकर दी गई थी, जैसे उससे पहले भी जो जितनी भी पार्टीज़ जो हैं एस्टेब्लिशमेंट जैसे बनाती है, इसी तरह की पीटीआई भी है एक पार्टी. इस पर तो एक से एक बढ़कर ऐसे लोग हैं जो जिनके फ़ौज के साथ कनेक्शंस हैं. तो वहाँ से कहीं से कोई ब्रिज किया जा रहा है, तो मुज़ाकरात हो रहे हैं. यानी ये एक दो वजूहात हैं जिसकी वजह से बात यहाँ तक पहुँची है कि उन्होंने ये ऑफ़र किया उन्हें. लेकिन मुझे अब ये बताएं कि मुज़ाकरात होंगे कैसे, किस तरह से ये ब्रिज बनेगा? देखिए, ऐसे कभी भी मुज़ाकरात नहीं होते कि ख़ास तौर पर फ़ौज के साथ आप मुज़ाकरात करें. कब हुए हैं? होते हैं, प्रैक्टिकली तो होते हैं, लेकिन जो है वो आप ये समझें कि खुलकर चीज़ें सामने नहीं होती. मतलब सुनने में आ रहा है कि इमरान खान ने कहा है कि फ़ौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे, राइट? बिल्कुल ऐसी का, और हम अपना नुमाइंदा मुकर्रर करते हैं, तो इसमें कितनी हकीकत है? अच्छा, मैं यही कह रहा हूँ कि बैक चैनल में तो चीज़ें चलती हैं फ़ौज के साथ, लेकिन
یہ پہلے بھی پارٹیز کرتی رہی ہیں. مثلاً جیسے ابھی چند دن پہلے کیپٹن صفدر کا انٹرویو تھا, انہوں نے بھی فوج کی طرف یہ اشارہ کیا کہ ان کے لوگ نواز شریف کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ پاکستان آئیں اور ہمیں جو ہے وہ جان چھڑائیں عمران خان سے. اس سے پہلے جب بینظیر بھٹو پاکستان سے باہر تھیں, اس وقت بھی جو تھی جو ملٹری شخصیات جو تھیں وہ رہیں. بریگیڈیئر احتشام ضمیر ہوتے تھے, جنرل احتشام ضمیر ہوتے تھے, وہ بھی, اور اشفاق پرویز کیانی جو سابق آرمی چیف رہے ہیں, وہ جب ڈی جی آئی ایس آئی تھے اور دوسری اسائنمنٹس بھی تھیں ان کے پاس, تو وہ بھی انگیج رہے ہیں بینظیر بھٹو کے ساتھ. آصف علی زرداری جیل میں ہوتے تھے, ان کے ساتھ انگیج رہے ہیں. یہ مذاکرات ہوتے ہیں, تو یہ انہونی بات نہیں ہے. لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ دونوں میں آمنے سامنے بیٹھ کر, جیسے جو سیاسی فریق جیسے بیٹھ کر بات کرتے ہیں, اس طرح سے بات نہیں ہوتی. تو یہ ان کا بھی یہ بات کرنے کا انداز جو ہے وہ غیر سیاسی ہے عمران خان کا, اگر وہ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو. لیکن بہرحال یہ ہے کہ وہ یہ بات تو طے ہے کہ اب وہ بات کرنا چاہتے ہیں, اور کہیں نہ کہیں یہ دوسری طرف بھی بظاہر آپ کو نظر نہیں آ رہی, لیکن میری اطلاعات کے مطابق کہیں نہ کہیں کوئی برف ضرور پگھل رہی ہے. تو یہ بتائیے, مذاکرات ہو جاتے ہیں, ہم آگے کی بات کرتے ہیں, تو کیا حکومت تبدیل ہو جائے گی اس سال کے اینڈ میں؟ نیا سیٹ اپ لگتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو, یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ نیا سیٹ اپ آ جائے گا؟ اچھا, اس میں جو بات کہی جا رہی ہے, جو اسلام آباد میں وفاقی دارالحکومت کے حلقوں میں, سیاسی حلقوں میں, وہاں کے بیوروکریٹک حلقوں میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ شاید اس سال کے آخر تک ایک نیشنل گورنمنٹ بن جائے. یعنی یہ جو پی ٹی آئی کو پارلیمنٹ کے اندر پی ٹی آئی کی شکل دی جا رہی ہے, تو اس کا بھی مقصد یہی ہے کہ پی ٹی آئی کی کیسی پارلیمانی پارٹی بن جائے جس کو بعد میں حکومت کے اندر شامل کر لیا جائے, اور پھر وہ پی ٹی آئی جو ہے وہ یعنی اسٹیبلشمنٹ کا یہ مقصد بھی پورا ہو جائے گا کہ مائنس عمران خان پی ٹی آئی حکومت کے اندر ہوگی. ایک ایسی پی ٹی آئی جیسے اس وقت مسلم لیگ نون مائنس نواز شریف مسلم لیگ نون حکومت میں ہے, اسی طرح سے مائنس عمران خان پی ٹی آئی حکومت کے اندر حکومت کا حصہ ہو. یہ بات کہی جا رہی ہے کہ قومی حکومت جو ہے وہ بن جائے گی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے حوالے سے بہت سے سوالات ہیں. وہ یہ ہے کہ مطلب عمران خان اس وقت ہوا کے جس گھوڑے پر سوار ہیں, اور جس طرح سے انہیں یہ پتہ ہے کہ ان کے پاس مقبولیت ہے, لوگ انہیں چاہتے ہیں, انہیں ووٹ بھی بہت زیادہ دیتے ہیں, یہ ان کا یعنی یہ ان کا دعویٰ ہے, اور اس میں کوئی اتنی غلط بات بھی نہیں ہے. نو ڈاؤٹ اس وقت وہ ایک پاپولر لیڈر ہیں. تو جس گھوڑے پر سوار ہیں, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو وہ پوزیشن لے چکے ہیں, مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ کیا وہ اس قسم کی نیشنل گورنمنٹ جس میں ان کا وزیر اعظم بھی نہ ہو, یا وہ جس میں وہ خود وزیر اعظم نہ ہو, ایسی حکومت کے لیے وہ اپنی پارٹی مستعار دے دیں گے, ادھار کی پارٹی دے دیں گے کسی کو, رینٹ پارٹی ہو جائے گا. یہ کتنے چانسز ہے, کیا پروبیبلٹی ہے, مجھے بتائیں, کیا لگتا ہے آپ کو, ایسا ہوگا؟ مجھے تو ایسا نہیں لگتا, بالکل نہیں لگتا. دیکھیں, موجودہ حکومت جو ہے اس کے اندر چیلنجز اتنے زیادہ ہیں کہ اس حکومت کی سب سے بڑی جو الائی پارٹی ہے, سب سے بڑی الائی پارٹی کون سی ہے؟ پیپلز پارٹی. اس میں بھی آصف علی زرداری نے اپنے وزیر نہیں دیے اس کیبنٹ میں, اور آپ وہی سے اندازہ لگا لیں. ٹھیک ہے, یعنی وہ اس پوری چیز کے جو ہیں وہ کسٹوڈین بننے کے لیے, ذمہ لینے کے لیے وہ بھی تیار نہیں ہیں. اور انہوں نے مسلم لیگ نون کو کہا ہے کہ آپ حکومت بنائیں, آپ اپنا وزیر اعظم بنائیں, ہم آپ کو پارلیمنٹ کے اندر آپ کے بینچز پر بیٹھ کر آپ کی لیجسلیشن کو سپورٹ کرتے رہیں گے, آپ کی کہیں جو ہے وہ کنڈ نہیں لگنے دیں گے, آپ کو کہیں ہار نہیں دیں گے, آپ کے قانون سارے منظور کروا دیں گے, قانون سازی آپ کی ساری کروا دیں گے, آپ کے بجٹ پاس کروا دیں گے, لیکن آپ کی حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے. کہ اس کے جتنے بھی نیگیٹو اثرات ہوں گے ظاہر ہے ہم ان سے تاکہ اس ہیٹ سے بچے رہیں. یعنی دیکھیں نا اس وقت جتنی مہنگائی ہو گئی ہے, جتنی بجلی مہنگی ہو گئی ہے, تو یہ ساری چیزوں سے تو کیا اچھا حالات تو اگلے 6 مہینے بعد ٹھیک تو نہیں ہو جانے, تو کیا اسی قسم کے حالات کو فیس کرنے کے لیے جو نیشنل گورنمنٹ بنے گی تو عمران خان جو اپنی پاپولیرٹی کو یہاں پر دیکھتے ہیں, کیا وہ اپنی پارٹی اگلے 6-8 ماہ کے لیے سال کی کوئی نیشنل گورنمنٹ بنتی ہے کیا اس کے لیے دیں گے؟ میں آپ کو یاد کرواتا ہوں, سارا اپنے ذمہ لینے کے لیے میں آپ کو یاد کرواتا ہوں 2002 کا الیکشن. ٹھیک ہے, ماضی کی باتوں میں سے ایک ایک پیس لے لیا کریں نا تو بات سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے. 2002 کا الیکشن تھا, تو اس میں
जनरल परवेज़ मुशर्रफ के साथ बेनज़ीर भुट्टो के मामलात काफ़ी हद तक बेहतर हो चुके थे, यानी माजी की निस्बत उस वक्त नवाज शरीफ के मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब थे, लेकिन बेनज़ीर के मामलात उतने ज़्यादा ख़राब नहीं थे। नवाज शरीफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने बेनज़ीर भुट्टो को ये ऑफ़र की कि इन 2002 के इंतखाबात के नतीजे में जो पार्लियामेंट बनी है उसमें आपकी पार्टी को मैं हुकूमत बना देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन शर्त ये है कि आप बाहर रहें, यहाँ आप किसी को नामज़द कर दें। और उन्होंने नाम भी दे दिया, उन्होंने कहा कि मखदूम अमीन फ़हीम आपकी पार्टी के हैं, सीनियर तरीन हैं, आप इन्हें नामज़द कर दें, मैं इन्हें मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बना देता हूँ और आपकी पार्टी की हुकूमत बन जाएगी। बेनज़ीर भुट्टो ने यह काम नहीं किया क्योंकि उन्हें पता था कि ये पार्लियामेंट जो है इसने आगे चलकर बहुत से नापसंदीदा काम करने हैं, जिनमें सबसे बड़ा एक नापसंदीदा काम ये था कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ को लेजिटिमेट करना था। 17वीं तरमीम जो थी वो मंजूर हुई थी और जनरल परवेज़ मुशर्रफ की जो फ़ौजी हुकूमत थी उसको एक आइनी तहफ़्फ़ुज़ दिया गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल कवर दिया गया था उस आइनी तरमीम के। तो बेनज़ीर भुट्टो ने कहा कि ये मैं इस काम में हाथ काले क्यों करूं? तो उन्होंने अपनी पार्टी नहीं दी, उन्होंने ये गवारा कर लिया कि उनकी पार्टी में से 17 लोग तोड़कर पैट्रियट ग्रुप बना लें और उसके ज़रिए आप हुकूमत के नंबर्स पूरे कर लें और काफ़िले की हुकूमत बना लें। उन्होंने कहा मुझे ये गवारा है कि आप मेरी पार्टी तोड़ दें। बहुत सही बात आपने एग्जांपल दी है, लेकिन मैं अपनी पार्टी आपके एजेंडे के लिए नहीं दूंगी। और अब देखिए अभी भी यही चल रहा है, आज भी फिर यही है कि ये जो मैं उस एक नुक्ते पे की बात कर रहा हूँ, नेशनल गवर्नमेंट की, बिल्कुल, कि क्या नेशनल गवर्नमेंट में इमरान खान अपनी पार्टी देंगे? बल्कि उससे भी पहले मैं ये सवाल रखूँगा कि क्या पीपल्स पार्टी भी उसमें शरीक होगी या दीगर पार्टीज़ भी शरीक होंगी? ये बहरहाल बड़े सवालात हैं। और इतनी भी इसके अलावा एक और बात भी है कि नेशनल गवर्नमेंट क्यों बने भाई, और ये गवर्नमेंट क्यों जाए? इस हुकूमत के साथ एस्टेब्लिशमेंट की क्या बिगड़ी है? और अभी तो 4 माह हुए हैं, 5 माह हुए हैं बने हुए। इस हुकूमत के साथ एस्टेब्लिशमेंट की कोई बिगड़ी नहीं है। इन्होंने बड़े मुश्किल फैसले किए हैं और बेहतरी आ रही है, आप देख सकते हैं मसाइल है जिसके लिए आवाज़ उठाई जा रही है। हाँ, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं वो बेहतर हो रहे हैं, आपकी शरह सूद कम हो रही है, ठीक है ये, लेकिन इसको तो चलने दिया जाए। मोहसिन नकवी जो वज़ीर दाखिला है उन्होंने ये बात कही है कि हुकूमत कहीं नहीं जा रही, ये सारी स्पेकुलेशंस हैं और ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसलिए ये कौमी हुकूमत की बात तो चल रही है, लेकिन ये नई बात नहीं है। हम बड़े अरसे से सुनते आ रहे हैं नेशनल गवर्नमेंट, लेकिन ये ऐसे ही आइडियाज़ छोड़े जाते हैं, उस पर लिया जाता है, एक रिस्पांस चेक किया जाता है कि कैसा आता है, कि आया ये डूएबल है या नहीं है। तो फिर उसके बाद फिर वो काम जब बन जाए तो ठीक है, नहीं बना तो उसी तरह से फ़ाइल जो है झाड़ झूड़ के तय करके दोबारा रख देते हैं कि फिर किसी वक्त जो है इसको उठाकर इस पर बात कर लेंगे। आप बिल्कुल ठीक बात करें, आपने बहुत बेहतरीन एग्जांपल दी। 2002 के इलेक्शंस को आपने यहाँ पर कनेक्ट किया। और जब बात करते हैं नेशनल गवर्नमेंट की या नए सेटअप की कि साल के आखिर में कोई नया सेटअप आ सकता है या नहीं, हुकूमत तब्दील होगी या नहीं, और ये मुज़ाकरात सबसे पहले तो हम कह देते हैं कि फर्स्ट फेज़ होगा तो सेकंड और थर्ड की तरफ बात जाती है कि नहीं। और मेरे ख्याल से हुकूमत जो है अभी इट्स डूइंग वेल, नहीं गवर्नमेंट ठीक जा रही है, लेकिन चीज़ें जो हैं वो बहरहाल कुछ ना कुछ हरकत में हैं। बिल्कुल। और मेरा ख्याल है कि कुछ ना कुछ इसमें से बरामद जरूर होगा, कुछ होगा, जैसे कह सकते हैं ना कोई आउटकम या कोई आउट प्रोडक्ट निकलेगा। बिल्कुल, अगले 15-20 दिन के अंदर, एक महीने के अंदर आपको कुछ बड़ी कोई पॉलिटिकल खबरें जो हैं वो मिलेंगी आपको। राइट, लेकिन वो तमाम अपडेट्स भी हम शेयर करेंगे समा पॉडकास्ट के प्लेटफॉर्म से आप सबके साथ। लेकिन इसके लिए देखते रहिए समा पॉडकास्ट। थैंक यू फॉर बीइंग हियर, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस टुडे, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।